नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको एकदम समय पे मिले। और दोस्तों, ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के को ध्यान रखते हुए एक बेंच चलाया, जिसे हम यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस बेंच हम कह रहे हैं, जिसमें हम लगातार मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अल्टरनेटली एक दिन हम मैथ और एक दिन हम रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और जो हमारी प्रैक्टिस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आधारित है, या उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, या फिर हम उनके जैसे क्वेश्चनों का यहाँ पे लगातार अभ्यास कर रहे हैं। और उम्मीद है अगर अब तक की सभी वीडियो आपने पिछली देख ली है तो उनसे आपको एक लगातार फ़ायदा जरूर मिल रहा होगा, और आप लगातार इसमें जुड़े रहिए, जिससे कि आपको आगे भी और फ़ायदा मिल सके। तो इसी क्रम में आज की क्लास हमारी रीजनिंग की है प्रैक्टिस, और इसी क्रम में आज का पहला सवाल ये है, और चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे है, निम्न में से भिन्न आकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 आकृति दी गई है, आप एक बार ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपका आंसर क्या है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और देखिए, अगर आपने ध्यान से देख लिया है तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सर्किल है, यहाँ पे एक क्या है, त्रिभुज, यहाँ पे एक वर्ग है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। सभी में मतलब यही त्रिभुज और एक वर्ग और एक आपको है ना सर्किल दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है। अगर हम इस आकृति की बात करें तो ये जो डॉट है, डॉट किस में, त्रिभुज में। यहाँ भी बात करें तो डॉट किस में, त्रिभुज में। यहाँ भी बात करें तो डॉट किस में, त्रिभुज में। लेकिन अगर हम बात करें इस डॉट की तो यहाँ त्रिभुज में नहीं है डॉट, डार्क जो है वो त्रिभुज में है, बल्कि जो वर्ग है उसमें डॉट है। तो उस हिसाब से देखें, इन सभी में देखें तो डॉट किस में था, त्रिभुज में। वर्ग में क्या था, डार्क था। त्रिभुज में डॉट था, वर्ग में क्या था, डार्क था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है। इसलिए इन तीनों आकृतियों से जो भिन्न आकृति है, जैसे कि आप समझ भी पा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो आंसर क्या हुआ, बी। तो उम्मीद आपको क्लियर है। आप चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए भाई, अब इस सवाल को करिए। इस सवाल में भी आपको करना क्या है, एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे एक आकृति है, एक आकृति यहाँ पे है दूसरे नंबर पे, और एक यहाँ पे है तीसरे नंबर पे। और यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, और सादृश्यता का सवाल है। अनुपात आप देख ही रहे हैं कि जैसा संबंध इस आकृति का इससे है, वैसा ही 2 अनुपात है। इसका संबंध हमारा किस चौथी आकृति से पड़ेगा, यहाँ पे कौन सी आकृति है जो यहाँ पे आएगी, इस आकृति से कैसा संबंध रखिए वो हमें बताना है। तो एक बार ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए कमेंट में कि आपका आंसर क्या हो सकता है, आपको क्या लग रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखिए कि ये डॉट जो यहाँ था वो अगले में यहाँ है। तो आप कह सकते हो कि वो घड़ी की दिशा में एक खन्ना, जैसे अगर आप समझें कि ये 4 नंबर है, एक दूसरा खन्ना, ये तीसरा, ये मतलब कोने कह लो आप इन्हें, है ना, 1 2 3 4 इस तरीके से, या 90 डिग्री कह लो आप इसे। तो घड़ी की दिशा में अगले कोने में, और ये अंदर था तो यहाँ पे क्या है, बाहर है। तो ये वाला यहाँ पे इस तरीके से गया है। अब बिल्कुल अगर आप इसकी बात करो अंदर वाले की, तो ये भी यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ पे गया है। यानी कि यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पे गया है। देखिए ध्यान से, वो चीज़ यहाँ से यहाँ गई है, यहाँ थी और वो यहाँ पे आ गई है, तो बाहर की तरफ। और अगर बाहर वालों की बात करोगे तो ये जैसे यहाँ था वो यहाँ गया है, तो वो उल्टा दूसरी दिशा में यहाँ पे चला गया है। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ से वो अंदर चला गया है। तो कहने का मतलब है अंदर वालों पे ध्यान दीजिए। जो अंदर वाले हैं, अंदर वाले वो यहाँ से कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में। अगर यानी कि यहाँ से अगर देखें तो बाहर की तरफ यहाँ जाना चाहिए। तो हमारा उत्तर में अगर हम बात करें इसकी, तो वो बाहर की तरफ यहाँ पर आना चाहिए। तो ये जो चीज़ है बाहर की तरफ यहाँ हमें मिलनी चाहिए, ये जो यहाँ पे है। और अगर इसकी बात करें तो घड़ी की दिशा में वो यहाँ पे चला जाना चाहिए। यानी कि जो हमारा प्लस है वो कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे। अब इसी तरीके से हम अंदर की बात करें तो ये उल्टा जाएगा। जैसे एल है वो अंदर की तरफ यहाँ पे जाएगा, अर्थात यहाँ पे चला जाएगा। और अगर बात जेड की करें तो घड़ी की विपरीत दिशा के हिसाब से वो यहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ पे। और इससे अगर हम देखें तो देखिए जेड एल, यहाँ पे ये गलत है, ये भी गलत है। इसमें तो एल जेड बाहर बचा रखे। तो ध्यान से देखिए, एल और जेड, एल और जेड। और जैसे कि हमने कहा ये आकृति यहाँ पर बाहर आई है और ये कहाँ गई है, अंदर गई है। एक बार दोबारा से ध्यान से चित्र बना के ध्यान से करिएगा कि अंदर वाले जो दोनों हैं, ये अंदर वाला इस कोने से इस वाले कोने से यहाँ पे इस वाले कोने, और अंदर नहीं रहा, बाहर आया है। तो एक 90 डिग्री दक्षिणावर्त अंदर वाला। और ऐसे देखिए ये दिशा कौन सी है, घड़ी की दिशा है। कौन सी दिशा है, घड़ी की दिशा है। और ये यहाँ से आया है तो ये भी घड़ी की दिशा है, सेम ही रोटेशन है। तो ये अंदर वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। तो उस हिसाब से ये वाला घड़ी की दिशा के हिसाब से यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये वाला हमने यहाँ निकाल दिया था और ये वाला यहाँ पे कर दिया था। उसी तरीके से जो बाहर वाले हैं, देखिए ये वाला यहाँ गया है तो ये यहाँ पर गया है घड़ी के विपरीत दिशा में, यहाँ पे इस तरीके से। और ये यहाँ से यहाँ अंदर गया है, यहाँ पे। तो उसी हिसाब से ये हमने विपरीत दिशा के हिसाब से क्या कर दिया, अंदर वाले देखिए एल को यहाँ अंदर भेज दिए यहाँ पे,
और इसी तरीके से जेड की बात करें तो यहाँ पे भी दिया है हमने। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये आंसर जो बी है एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करिए। इसमें क्या है, घी वनस्पति, यहाँ पे इनमें से बताइए क्या आ सकता है। ट्राई कर लीजिए और कमेंट में जवाब दीजिए। तो देखिए क्या है यहाँ पे, घी वनस्पति। तो चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ क्या है, घी है और यहाँ क्या है, वनस्पति है, वनस्पति। तो घी वनस्पति, जो बच्चे यहाँ पे 8 बजे बिल्कुल टाइम पे क्लास कर रहे हैं वो क्या करें, अपना रिजोल्यूशन जरूर सही कर लें, क्वालिटी 360 ही रखें जिससे कि आपको चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। देखिए घी वनस्पति, तो यहाँ पे देखिए घी की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए जब उसमें कुछ मिलाया जाता है, मिलावट करते हैं, तो क्या मिलाते हैं, घी में मिलाते हैं वनस्पति। वनस्पति घी कह लीजिए या वनस्पति कह लीजिए। उसी तरीके से दूध की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है। चाय नहीं मिलाई जाती, दही नहीं मिलाई जाती, पनीर नहीं, दूध से चाय बन जाती है, दूध से दही बन जाती है। इस तरीके से नहीं सोचना। देखिए ये नहीं कि घी से वनस्पति बन जाए, ऐसे भी नहीं सोचना। घी की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए उसमें जो मिलाया जाता है, जो मिलावट की जाती है वो किसकी, वनस्पति की। उसी हिसाब से दूध की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए लोग उसमें क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। उस हिसाब से आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। तो ये आंसर है इसका। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो एक बार देख लीजिए। तो क्या है, घी वनस्पति। तो हमने क्या कहा कि घी में वनस्पति क्या करी जाती है, मिलावट की जाती है। घी में वनस्पति मिला के वो क्या करते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। उस तरीके से बताना था, घी में वनस्पति मिला के उसकी मात्रा की बात कर रहे हैं हम कि बढ़ाई जाती है। तो वैसे ही दूध में की मात्रा बढ़ाने के लिए हम क्या मिलाते हैं भैया, जो भी मिलाता है उसमें क्या मिलाता है भाई, पानी मिलाता है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने बात करी, दूध से चाय बन जाती है, दूध से दही बन जाती है, दूध से, पर यहाँ बात हो रही है कि इस चीज़ को की मात्रा बढ़ाने के लिए हम ये मिलावट करते हैं। तो दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए पानी मिलाया जाता है। यहाँ पे कौन सी चीज़ किससे बनती है, घी से वनस्पति बनता है, ऐसा लॉजिक नहीं सोच रहे हम। नहीं, ऐसा लॉजिक है क्योंकि आपको पता भी है कि ये मिलाने के लिए बनाया जाता है, बढ़ाया ताकि इसकी मात्रा बढ़ जाए। तो हमारा आंसर सबसे बेहतर क्या बैठा है, ए। और उम्मीद है आपको अब ये क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके अभी स्क्रीन पर आ जाएगा और हम उसे पढ़ते हैं क्योंकि सवाल बड़ा है और यूपी पुलिस में इस तरीके के सवाल आते हैं। तो हम एक बार पढ़ रहे हैं देखकर, और आपकी स्क्रीन पे आप देखिए, इसे पढ़िए। देखिए क्या है, दिए गए प्रश्न को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान क्या कीजिए, अध्ययन कीजिए। गायन प्रतियोगिता टीवी शो में जज बनने की शर्त निम्नलिखित है। तो क्या कहा है, गायन प्रतियोगिता का कोई टीवी शो है जिसमें जज बनने की शर्तें क्या है, निम्नलिखित है। ए, व्यक्ति को गायन या संगीत में कम से कम 1 पुरस्कार जीता होना चाहिए। बी, व्यक्ति को कम से कम 10 वर्षों के लिए संगीत उद्योग में काम किया होना चाहिए। सी, व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं बोलने में सक्षम होना चाहिए। डी, व्यक्ति को प्रतियोगिता विजेता को अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% दान करने के लिए तैयार होना चाहिए। ई, व्यक्ति 35 वर्ष से छोटा नहीं होना चाहिए और न ही उसकी आय 10 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। हालांकि वैसी स्थिति में जिनमें उम्मीदवार निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है। तो एक की बात अगर करी जाए तो उपरोक्त जो बी पढ़ा है हमने उसकी बात कर रहे हैं। यदि वह व्यक्ति इस मानदंड को पूरा नहीं करता तो उसके आवेदन को रोक कर रखा जाएगा। ये बात कही है बी में। यदि वह इसको नहीं करता है तो बी में क्या करेगा, उसके आवेदन को रोक कर रखा जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे कहा डी की बात करी है, उपरोक्त डी, यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी भी अपनी वार्षिक आय का 50%, किसी भी समय अपनी वार्षिक आय का 50% दान किया है तो उसे इस शर्त में छूट प्राप्त होगी। तो डी की जो छूट है, डी पे जो शर्त बताई गई है उसमें उसे तब छूट मिलेगी अगर उसने 50% दान करने के लिए तैयार था किसी भी समय। उपरोक्त ई की बात करें, यदि व्यक्ति इस मापदंड को पूरा नहीं करता है लेकिन अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है तो उसके आवेदन को रोक कर रखा जाएगा। दिए गए मानदंडों और जानकारी के आधार पर प्रत्येक स्थिति में कार्रवाई तय कीजिए। आप कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते। संगीत उद्योग में अपने 25 वर्षों के अनुभव में व्यक्ति सी ने 5 पुरस्कार जीते, उसमें 2017 में भूकंप राहत के लिए अपनी पूरी वार्षिक आय दान की थी। वह अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी में पारंगत है। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
क्या उसको जज बना दिया गया, जज नहीं बनाया गया, आवेदन को रोक कर रखा गया, या विवरण अपर्याप्त है। तो अब आपको जो ऊपर विवरण पढ़ा है उसके आधार पर आप बताइए कि क्या होगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ए में क्या था, व्यक्ति को गायन या संगीत में कम से कम एक पुरस्कार जीतना चाहिए। बी में क्या था, व्यक्ति को गायन या संगीत में कम से कम पुरस्कार जीतना चाहिए था। व्यक्ति कम से कम 3 भाषाएं बोलने में सक्षम होना चाहिए, सी में बात करी। डी में व्यक्ति को प्रतियोगिता विजेता में 10% दान करने की बात हो रही थी यहाँ पे। ई में 35 वर्ष से छोटा नहीं होना चाहिए और 70 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की शर्तें आपने देख ली हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शर्त डी और ई ज्ञात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे शर्त जो डी और ई है, क्या इसमें यहाँ पे ज्ञात है? जो सवाल है हमारा, संगीत उद्योग में 25 वर्षों के अनुभव ने सी में 5 पुरस्कार जीते हैं, 2017 में भूकंप राहत की बात करी है और अपनी पूरी वार्षिक आय दान की थी। अपनी पूरी वार्षिक आय की बात की है दान करने की। वह अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी में पारंगत है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, व्यक्ति प्रतियोगिता विजेता को अपनी वार्षिक आय का 10% की, जैसे इन्होंने बात करी थी, इसकी हम बात करें कि डी और ई पूर्ण होते तो क्या कर दिया जाता भाई? जज बना दिया जाता। और अगर हम बात करें यहाँ पर ई पूरा हो गया तो डी पूरा नहीं हुआ है। स्पष्ट बात नहीं पता लगी है, कहने का मतलब ये है। वहाँ पे 10% की बात हो रही है और यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट बात नहीं है, वो पूरी बात कर रहे हैं दान करने की। वहाँ पे तो पूरी दान करने की अवस्था तो नहीं है, 10% की बात है और दूसरी कंडीशन में 50% की बात है। वहाँ पे उसने पूरा कह दिया गया है, तो स्पष्ट हम यहाँ पे नहीं कह पा रहे। उसे जज बनाया जा सकता था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि ई पूरा नहीं हुआ, डी को भी कुछ हमें क्लियर नहीं है, तो शर्त नंबर जो 3 है ई से छूट दी गई, आवेदन को रोका रखा जाएगा। इस प्रकार से अगर आप सभी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो सारी की सारी जितनी शर्तें हैं वो क्वेश्चन में उतनी बातें बताई नहीं गई, तो हम कह नहीं सकते कि जज बनाने की जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है वो सही हुई या नहीं हुई। ना ही हम कह पा रहे कि जज नहीं बनाया गया है और ना ही हम कह रहे कि आवेदन को रोका रखा गया है। तो हम कहना चाहेंगे कि फिलहाल, इसीलिए शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, एक बार दोबारा से आपको इसे देखना पड़ेगा कि जहाँ पे जो जानकारी है वो अपर्याप्त है। अगर मोस्टली हम ये शायद यहाँ पे जज की पूरी कंडीशन होती तो जज बना देते, जज नहीं बनाने की कंडीशन यहाँ पे वो भी पूरी तरीके से हमें क्लियर नहीं हो पा रही, आवेदन को रोक कर रखा गया इसकी भी बात नहीं हो पा रही। तो अब अगर हम बात करें तो विवरण क्या है, यहाँ पर अपर्याप्त है। सवाल में इतनी सारी कंडीशन या शर्तें अच्छे से डिटेल में जो पूछा गया है हमारे से, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि हम उसे जज बना दें या जज नहीं बनाने की कंडीशन भी पूरी नहीं कर पा रहा, आवेदन को रोक के रखे, ऐसी भी स्थिति, पूरी जानकारी उसने अच्छे से बताई नहीं है। और जानकारी कम होने की वजह से सवाल में हम क्या कह रहे हैं, विवरण जो है यहाँ पर क्या है, अपर्याप्त है। एक बार जरूर ट्राई करिएगा दोबारा, और इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपको ये सवाल नहीं भी समझ में आया तो उद्देश्य ये नहीं था कि एकदम क्लियर हो जाए, शायद इसमें आपको डाउट रहेगा, लेकिन ध्यान रखें इस तरीके का सवाल एग्जाम में आना है तो अपनी बुक से आप इस प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस जरूर कर लें। फिलहाल की सवाल कराने का उद्देश्य केवल यही था कि आपको बताया जा सके कि इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं और आप इस तरीके का अपने घर पर अभ्यास जरूर कर लीजिएगा सवाल का। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, जो पिछला क्वेश्चन हमने अभी किया है उसके बारे में, उसका उद्देश्य मेरा फिलहाल इतना है कि आपको पता लगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस प्रकार के सवाल आएंगे और आप जहाँ से भी रीजनिंग की लगातार बुक्स वगैरह से प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत चाहिए, ज़्यादा चाहिए कि अगर कर रहे हैं आप लगातार तो वहाँ पर उस तरीके के क्वेश्चनों को आप जरूर कर लें। तो हो सकता है अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप कमेंट में बताएं, अगली बार हम इस तरीके से क्वेश्चनों का एक्सप्लेन करने की कोशिश से बचेंगे। और अगर आपको समझ में आया तब भी बता दें, ताकि हम इस तरीके के क्वेश्चनों को स्क्रीन पे लगा के, क्योंकि देखिए बड़ा है बहुत, है ना, लिखने में तो यहाँ पे आपको दिखेगा भी नहीं, सारी शर्तें, सारी कंडीशन, इस प्रकार की चीज़ें होंगी और बहुत छोटा लिखना पड़ेगा तो दिक्कत होगी। इसीलिए हमने स्क्रीन की सहायता से उसे एक्सप्लेन वैसे सिर्फ बोल के किया। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है या वो है, आप एक बार कमेंट में बता दें, जैसा भी है, समझ में आया तब भी, नहीं भी आया तब भी, ताकि अगर आ गया है तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को और ले हम, और इसी तरीके से आपको थोड़ा आइडिया लगे, है ना, कुछ हमारी हेल्प हो जाएगी, कुछ आप समझिएगा तो चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती हैं। फिलहाल इस सवाल को करते हैं। एम एन की बहन है, आर एम की भतीजी और भांजी या नीस है, और टी आर की माता है। एन टी से कैसे संबंधित है, ये सवाल है। तो देखिए चित्र बनाते हैं। एन की बहन है कौन, एम, एन की बहन एम, एन की बहन कौन हो गई, एम, एम की भतीजी या भांजी कौन है, आर है। तो यहाँ पे ये पता नहीं कौन है, इसका भाई या बहन जो भी है, तो इसी का लड़का या बच्चा जो हम क्या लें, आर को ले लें, तो अगर ये भाई है तो भतीजी हो जाएगी और बहन है तो भांजी हो जाएगी। टी आर की माता है, जो टी है
वो क्या है, आर की माता है। तो अगर इसको आप पुरुष रखें, अब ध्यान समझिएगा, और टी को इसकी वाइफ कर दें, एन की वाइफ, तो आर की माता, उस हिसाब से आर की माता हो जाएगी टी। तो यहाँ पे सवाल है एन टी से कैसे संबंधित है। तो इस हिसाब से जब हमने एक कंडीशन दी कि ये जैसे इसकी भांजी होनी थी तो हमने इसकी पुत्री कर दी थी इसे, और फिर ये इसकी माता है, तो ये दोनों अगर पति पत्नी हो, अगर ये इसका भी बेटा है बेटी है और ये इसकी माँ है, तो ये इसका पति होगा। तो एन जो है टी से कैसे संबंधित है, ये क्या होना चाहिए, इसका टी का पति होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आंसर क्या देंगे, सी। और उम्मीद है क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर का चयन कीजिए। तो ये विकल्प है आपके, आप ट्राई करिए। तो हम क्या करेंगे, नंबर डाल देंगे, ठीक है ना। देखिए 7 है, ये कितना है 5 है, ये कितना है 3 है। तो 7 में से 2 घट के 5 आ जा, और 5 में से 2 घट के आगे 3। ये कितना है 9 है, ये कितना है 11, और ये कितना है 13। यहाँ पे तो देखिए जुड़ने का काम हो रहा, 9 और 2 11, 11 और 2 कितने 13, ये 15, ये 17, और ये कितना 19। तो 15 और 2 17, और 17 और 2 कितने हो गए 19। अब अगर यहाँ की बात करें तो 22, ये 24 और ये 26। भाई यहाँ पे भी जुड़ने का ही काम हो रहा, +2 हो गए, +2 हो गए। तो इसमें भी जुड़े, +2 इसमें भी, इसमें घटे थे। तो आंसर अलग क्या है, भिन्न की बात करें तो भिन्न क्या है इनमें, भिन्न मतलब अलग, या विषम आता है ना कई बार लिखा हुआ, ये विषम पूछते हैं। तो विषम क्या हो गया, जो अलग है इनमें सबसे, क्योंकि यहाँ घटे हैं, सब में जुड़े हैं। तो आंसर क्या हुआ, ए। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल करते हैं। वैसे ही सवाल है, करिए आराम से। दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर का समूह ज्ञात कीजिए। तो फिर से चलिए नंबर डाल लेते हैं और आपको आराम से पता लग जाएगा, क्योंकि मेथड लगभग सेम ही है। देखिए यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ कितना है 3 है, और यहाँ कितना 1 है। तो कितने कम हुए 2, और 3 में से भी 2 कम हो गए, 1 आ गया। यहाँ की बात देखिए, क्यू कितना है 17 है, ओ कितना है 15 है, और एम कितना है 13 है। तो 17 में से 2 कम हो गए 15, और 15 में से 2 कम हो गए 13। या 7 है, या 9 है, यहाँ क्या 11 है। यहाँ ना जुड़ के देखो, 5 + 2 + 7 और 2 9, और 9 और 2 11। यहाँ पे देखिए 20 और कितना 18। यहाँ पे -2, यहाँ पर कितने -2। तो इस बार क्या हुआ है, इसमें घट गए हैं, इसमें घटे हैं, इसमें घटे हैं। जुड़ा किस में, सी में जुड़ा है। तो आंसर क्या होगा, फिर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए भाई, इस सवाल को देख लीजिए एक बार और करिए। सवाल क्या है, एक कूट भाषा में 319 का अर्थ ये है, 431 का ये है, और 229 का ये है। और इनके लिए आपको कूट याद करना है कि क्या है। अगर इस तरीके का सवाल आपने किया होगा तो संभवतः आप यहीं पे इसे कर भी दोगे। लेकिन अगर आप नए हैं तब आप क्या करिए, देखिए 319 का अर्थ क्या लिखा है इन्होंने, ICE, आइस इज कोल्ड। और वहाँ पे 431 का अर्थ क्या है, विंटर इज कोल्ड। विंटर इज कोल्ड, इस तरीके से सीधे लिख रहे हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे मदद मिल जाएगी। पेपर में भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ठीक है, वरना नीचे जरूर लिख लीजिएगा आइस इन विंटर है। तो इनके लिए बताना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे इनके लिए पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इन ढूंढेंगे कहाँ है। तो आइस इज कोल्ड में है नहीं, विंटर इज कोल्ड में नहीं, आइस इन विंटर में है, तो यहाँ है। अब इन है ना, इनमें किसी में कॉमन नहीं है। अगर यहाँ पे कहीं कॉमन होता तो हम यहाँ पे कॉमन ढूंढ रहे होते। अब अगर नहीं है तो हमारे पास क्या मेथड चलेगा, अकेले हम अकेले तुम, ये वाली ट्रिक पे हम चलेंगे। मतलब क्या है, देखिए इन यहाँ पे है, अगर मैं आइस और विंटर के लिए यहाँ पे नंबर काट दूँ तो ये इनके लिए बचेगा अकेला यहाँ पे। जैसे आइस यहाँ पे है, आइस इसमें, तो अगर मैं बात करूँ आइस है इन दोनों में, तो इनके लिए जो भी संख्या होगी वो दोनों में होगी। तो देखिए 9 है इन दोनों में, तो आइस के लिए निश्चित रूप से 9 कट गया है। अब देखिए विंटर इसमें है, विंटर इसमें है, तो इन दोनों में क्या है, विंटर। तो अगर मैं इन दोनों में से काटूँ तो इनमें दोनों में क्या कॉमन है जो काट दें हम, तो इन दोनों में है 4 कॉमन। तो इनके लिए क्या बचा है 2, इनके लिए क्या बचा है 2। अब कोई सोचता है जैसे कोल्ड कॉमन है, तो इनमें दोनों में 3 कॉमन है। भाई मैं कोल्ड चाहिए नहीं ना, अगर कोल्ड का चाहिए होता तो दोनों में कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है 3, हम कह देते। फिर इज की बात करते तो इज के लिए 1 भी है, तो 1 भी हो सकता था। खैर फिलहाल सवाल ये नहीं है कि इज का कौन सा है, कोल्ड का कौन सा है, सवाल ये है कि इनका क्या है। और इनकी अगर हम बात करें तो इनका ही नहीं था, इसलिए आइस और आइस ढूंढ के इन दोनों में कॉमन 9 काट दिया, और विंटर ढूंढ के इन दोनों में 4 काट दिया। तो अकेला इधर इनके लिए क्या बचा, 2 बचा, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। और संभवतः आपको इस क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए इस सवाल को ट्राई करिए, है ना, ये रहे इसके ऑप्शन।
तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा और सिंपल सा लॉजिक सवाल में है। एक बार देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में SLOB को ये लिखा हुआ है, इसको ये लिखा हुआ है और इसका हमें बताना है। एक बार इनको लिखिए, ऊपर नीचे लिखिए। क्या लिखा है? SLOB। इसको क्या लिखा हुआ है? 4379। दूसरा देखिए FATE, इसको क्या लिखा हुआ है? 2685। इस तरीके से है। तो यहाँ पे हमें LOFT का बताना है। LOFT गौर से देखिए, L का नंबर अगर यहीं से उठा लें, L का नंबर यहीं से उठा लें तो L के लिए क्या कोड है? 3 है। O के लिए अगर यहीं से उठा लें तो O को क्या लिखा था हमने? 7। F की बात कर लेते हैं, F यहाँ से मिल जाएगा तो F को क्या लिख दें? 2। T की बात कर लेते हैं, T यहाँ से मिल गया तो क्या लिख दें? 8। तो मेहनत ही नहीं लगी ज़्यादा, यहाँ पे जो थे बस हमने वही यहाँ पे लिख दी छाट के, 3 7 2 8, जो कि हमारे आंसर में किस में मिल गया? C। तो आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करिए आप। क्या है सवाल? एक इलाके में 4 दोस्त रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, सी का घर डी के पूर्व में है, बी का घर डी के घर के किस दिशा में, ये बताना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे ना। बी के पश्चिम में है किसका घर? ए का घर। तो चलिए उससे पहले एक काम करेंगे। सबसे पहले ना ये दिशा वाला हिसाब किताब बना देंगे। उत्तर, नीचे हमें दक्षिण लेना है। ये हो गया भाई पूर्व और ये हो गया भाई पश्चिम। तो यहाँ पे हम बी को मान लेंगे सबसे पहले। बी के पश्चिम में, अगर बी यहाँ है तो पश्चिम इधर बैठेगा। देखिए अगर सेंटर समझ के आप इसे इस इधर चले तो पश्चिम दिशा में किसका घर है? ए का घर है। ए का घर, बी का घर सी के दक्षिण में। जो बी है ना सी के दक्षिण में पड़ता है, तो सी को यहाँ लेंगे आप तब जाके बी यहाँ पड़ेगा, यानी कि दक्षिण में पड़ेगा। अब डी, सी का घर किसके? डी के पूर्व में है। जो ये सी है उसका घर किसके पूर्व में है? डी के। अगर डी यहाँ लेंगे तो इसके पूर्व में कौन हो गया? सी का घर। डी के पूर्व में देखिए, डी को यहाँ पे समझिए, और अगर ये सेंटर इस समय यहाँ है तो पूर्व दिशा में यानी कि कौन हो गया? सी हो गया। बी का घर, बी का घर ये वाला, ये डी के घर के किस दिशा में? डी के घर के किस दिशा में? ये वाला। इस तरीके से हमें बताना है। तो हमें पता है कि ये वाली दिशा क्या है? दक्षिण है। और ये वाली दिशा क्या है भाई? पूर्व है। और बी का घर डी से बताना है, तो ये दिशा दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या कहलाएगी? दक्षिण पूर्व कहलाएगी। तो आंसर क्या हो गया है हमारा? बी। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर है एकदम, है ना। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करिए। क्या है? आकृति का चयन कीजिए जो इस अनुक्रम को पूरा करता है। तो यहाँ पर आकृति में एक अनुक्रम होगा जो हमें पहचानना है। ये प्रॉब्लम फिगर है हमारी, यानी कि प्रश्न वाली, और ये आंसर। तो इनमें से अगले नंबर पे कोई आकृति जो आएगी तो कौन सी आनी चाहिए, हमें ध्यान से देखना है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक बार ध्यान से देखिए और बताइए ए बी सी और डी में से कौन सा आंसर है जो आपका संभव है। तो आप ध्यान से देखिए, ये आकृति इसकी क्या है? उल्टी है। ये आकृति इसकी क्या है? उल्टी है। तो यहाँ पे इसकी उल्टी आकृति जो मिलेगी, इसकी उल्टी आकृति। अब इसकी उल्टी आकृति इनमें से कौन सी है? देखिए अगर आपको इन दो का डाउट हो रहा है तो इसमें बीच में क्या है? सर्किल है, और इसमें तो ये रेक्टेंगल है। तो उस हिसाब से देखिए इसकी उल्टी आकृति जो मिलेगी वो क्या मिलेगी हमें? ए। तो पहली 3 आकृति जो यहाँ पे है उन्हीं को बस उल्टा कर दिया गया है। अब देख पा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आंसर ए एकदम से क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए भाई इस सवाल को ना ट्राई करिए आप। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के स्वरूप को पूरा करेगी? मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इनमें से कौन सी आकृति आप फिट कर दें तो एकदम से इसका स्वरूप जो है आकृति पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो अच्छे से देख लीजिए, ये विकल्प हैं आपके। तो उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर है कि अभी तक कि इस सवाल में करना क्या है। अब देखिए करते हैं। इस आकृति जैसा ये हिसाब किताब है, और इसके जैसे यहाँ पे होगा। जैसे ये अंदर को है उस हिसाब से ये अंदर को है, जैसे ये बाहर को है तो ये क्या होना चाहिए? ऐसे बाहर को होना चाहिए। अगर इसी हिसाब से देखें कि ऐसा होना चाहिए तो इसमें नहीं ऐसा है, इसमें भी नहीं ऐसा है, केवल इन दो में है। तो ए और बी तो इसी वजह से गए कि कर्व गड़बड़ कर रहा भाई, है ना। ये अंदर को है, ये अंदर को है, तो ये बाहर को है, तो ये बाहर को होना चाहिए, क्योंकि ये इसके जैसा है तो ये इसके जैसा होना चाहिए भाई, है ना। इतनी बात क्लियर है। अगला देखिए, जैसे ये लाइन ना पूरी है, देखो यहाँ पे इस तरीके से, तो उस तरीके से ये लाइन भी यहाँ पे क्या होनी चाहिए? पूरी। तो उस हिसाब से देखिए कोने पे जाकर स्पर्श होनी चाहिए। यहाँ पे बीच में हो रही, यहाँ पे कोने पे, ठीक है। तो आंसर देखा जाए तो बी बैठ रहा। उस हिसाब से अगर आगे भी बात करें तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पे ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो है सबसे बेहतर क्या है आपका? बी है।
तो देख लीजिए आप, तीनों में सबसे बेहतर आपका जो विकल्प है जो इसे पूरा कर सकता है वो क्या है आपका बी ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख राजस्थान, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, राजस्थान भारत और एशिया के बीच संबंध बताता है। किसके बीच बताना है हमें, राजस्थान के बीच में और भारत और राजस्थान, भारत और एशिया के बीच में जो सही संबंध बनाता है वो वैन आरेख देना है, बताना है, मतलब इनमें से ABCD में से। और उम्मीद है आपको आइडिया लग चुका है कि सबसे बेहतर रिलेशन जो है वो किस में है, बी में, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं जो राजस्थान है वो किस में है, भारत में है, और जो भारत है वो किस में है, एशिया में है। तो सबसे अच्छा रिलेशन यहाँ पे देखिए किसका है, बी ऑप्शन का है। तो वैन आरेख में बस हमें छाट नहीं है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और आपका भी जब सभी का जवाब सही है तो बढ़ते हैं अब। तो चलिए अब इस सवाल को ट्राई करिए। कथन निष्कर्ष का सवाल है। कुछ मुर्गियाँ बत्तख हैं, सभी बत्तख कबूतर हैं। और निष्कर्ष है कुछ मुर्गियाँ कबूतर हैं, कुछ कबूतर बत्तख हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे ए का क्या है, केवल ए अनुसरण करता है। बी का क्या है, सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब केवल सेकंड अनुसरण करता है। और यहाँ पर न तो फर्स्ट अनुसरण करता है, ना सी में ना सेकंड, और डी में है दोनों अनुसरण करते हैं। तो अब ट्राई करिए और तब तक हम भी ट्राई करते हैं। और आपको पता है इस प्रकार का सवाल हम वैन आरेख से करेंगे। कुछ मुर्गियाँ बत्तख हैं, और इस चीज़ को हम कैसे बनाएंगे, कुछ मुर्गियाँ बत्तख हैं, इस तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं। ये मुर्गियों के लिए बना दिया हमने, और ये किसके लिए बना दिया, बत्तख के लिए। कुछ मुर्गियाँ बत्तख हैं, सभी बत्तख क्या है, कबूतर है। तो सभी अंदर आ जाएगा, है ना, और बाहर क्या रहेगा, कबूतर। इस तरीके का चित्र हमने यहाँ बना दिया। एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो तो देखिए, बताइए फिर। कुछ मुर्गियाँ, तो कुछ पार्ट हमने मुर्गियों का इस सर्किल का और इस सर्किल का थोड़ा सा ओवरलैप कर दिया, एक दूसरे पे के ऊपर चढ़ा दिया। इस तरीके से आपको पता ही है वैन आरेख का हिसाब किताब। फिर सभी बत्तख क्या है, कबूतर है। तो बत्तख वाला सर्किल को अंदर रखना था, इसलिए कबूतर को पूरी तरीके से बाहर रख दिया। अब देखिए कुछ मुर्गियाँ कबूतर है, कुछ मुर्गियाँ कबूतर है। देखिए बत्तख को अंदर रखते हुए, है ना, कुछ पार्ट मुर्गियों का किसके अंदर आ गया है, कबूतर के अंदर आ गया है। तो ये कथन बिल्कुल स्पष्ट है, आप ध्यान से देखिएगा चित्र को कि कुछ मुर्गियाँ क्या है, कबूतर है। ये बात यहाँ पे देखिए ओवरलैप किया इतना पार्ट, और ये थोड़ा पार्ट है, इसलिए कुछ चलेगा यहाँ पे। तो कुछ मुर्गियाँ कबूतर है, कुछ कबूतर बत्तख है। कुछ कबूतर क्या है, बत्तख है। बाहर वाले के लिए कुछ और अंदर वाले के लिए सभी चलता है, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल क्या है, ठीक है। बाहर वाले के लिए कुछ चलता है, अंदर वाले के लिए सभी। और बाहर वाले कबूतर की बात हो रही है यहाँ पे, और बत्तख अंदर है, तो बाहर के लिए कुछ चल जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट हुआ। तो दो, फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है, और दोनों होने पे हमारा आंसर डी ठीक है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। तो चलिए देखिए इस सवाल को करेंगे। क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए? तर्क है, फर्स्ट, नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार के लिए आय के अच्छे स्रोत हैं। हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्या भारत जैसे विकासशील मतलब जो विकसित होना चाहते हैं, ऐसे देश जो लगातार तरक्की कर रहे हैं। और यहाँ से इस भाव से ये समझ में आ रहा है, यानी कि उन्होंने पूरी तरीके से तरक्की तो की नहीं है अभी तक। और अगर उस देश को तरक्की करनी है तो उस देश की सरकार के पास आय के स्रोत होने चाहिए। अच्छा स्रोत क्या है, टैक्स है। तो इसको यहाँ पे क्या, यहाँ पे बंद नहीं करना चाहिए। नहीं, देश के विकास के लिए सरकार के लिए आय के अच्छे स्रोत हैं। विकासशील देश जो कि अभी विकसित नहीं है और अभी विकसित होना चाहते हैं और लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं, उस देश की सरकार के पास ठीक ठाक आय के स्रोत होने चाहिए, और जिसमें टैक्स एक बड़ा पार्ट है। इसके अनुसार यहाँ पे देखें कि विकासशील देशों में करों को समाप्त किया जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर करों की बात हो रही है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि सरकार को करों के लिए जो स्रोत है वो सही है। और विकासशील के भाव से हमें समझ में आ रहा है कि इस देश ने पूरी तरीके से तरक्की नहीं की है, तो वहाँ पर सरकार के पास सही आय के स्रोत होने जरूरी है। तो ये तर्क हमें बिल्कुल सही लग रहा है। अब यहाँ कहा, हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्रीय कल्याण के लिए नहीं किया जा रहा। अब किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, व्यक्तिगत राय सबकी अपनी जगह है, लेकिन इस वाक्य में ऐसा कोई भाव किसी भी शब्द से बिल्कुल नहीं हमें मिल रहा। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, गलत है। तो हम कहेंगे केवल प्रथम जो है वो प्रबल है। यहाँ पे पहला तर्क ज़्यादा प्रबल है हमारे हिसाब से। तो ए पे चलेंगे हम और चलते हैं अगले सवाल। तो चलिए अब इसको सवाल को ट्राई करिए। 1, 4, 27, 256 में अगला बताना है आपको, और ये इसके ऑप्शन है 3125, 625, 720 और 2500। तो आप इसको ट्राई करिए कि इसमें सवाल में अब क्या होने वाला है। अब लगातार ध्यान से देखिए इसको कि इसमें ऐसा क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया हो। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, 1 की पावर 2 है। ये क्या है, 2 की पावर 2 है। ये क्या है, 3 की पावर 3 है। अब इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको 16 का वर्ग लग रहा होगा। तो ये 4 की पावर 4 भी तो है। तो 1 की पावर 2, 2 की पावर, यहाँ पे मज़ा नहीं आया,
यहाँ पे 1 की पावर 1 लिखते हैं, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, तो अगला क्या होगा 5 की पावर 5। 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 5 कितना होगा 31 25। कितना होगा भाई 31 25, जो कि हमारा ऑप्शन में ए में है। तो उम्मीद है आपको सवाल क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल। तो चलिए इसी क्रम में आप इस सवाल को हल करिए। 11 121 13 से 31 14 641 अगला बताना है। तो ये इसके ऑप्शन है, देख लीजिए ध्यान से। तो उम्मीद है संभवतः आपको आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि आपको पावर्स अच्छे से याद है कि 11 की गुणा 11 में करने से 11 का वर्ग भी तो है। आप ऐसे भी कैसे हो 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3, 11 की पावर 4, 11 की पावर 5 आएगा। ये सिंपली कह लीजिए 11 गुणा 11 121, 11 गुणा 121 गुणा 11 1331। यहाँ 11 से गुणा करके ये आ गया। अब आप यहाँ पे भी क्या कर देंगे 11 से गुणा कर देंगे। बस इतना सा आपको काम करना है और चलिए कर देते हैं। तो 11 की गुणा कैसे करेंगे देखिए, तो 1 फिर 4 और 1 5, और यहाँ कितना 1 का 1 लिख दिया पहले, 4 और 1 कितना कर दिया 5 कर दिया। अब 6 और 4 10, और अब देखिए 6 और 4 10 और 1 11, 1 फिर चला गया, 4 और 1 5 और 1 6 आ गया, और फिर 1 का 1 लिख दिया। 16 10 51, 16 10 51 किसमें है ए ऑप्शन में है। तो 11 की गुणा कर लीजिए, आप अपने तरीके से कर लीजिए। फिलहाल आंसर ए है। और चलते हैं अगले सवाल। तो चलिए अब इस सवाल को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है BAG और ये है FED। तो यहाँ पे है BAG और यहाँ पे है FED। तो नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे है 2, ये 1, ये 7, ये क्या है 6 5 और कितना 4। यहाँ पे ध्यान दें तो 2 और 6 मतलब +4 हुए हैं, 1 और 5 तो यहाँ भी +4 हुए हैं, 7 और 4 की बात करें तो माइनस के 3 हुए हैं यहाँ पे लास्ट में। तो पहले 2 में +4 4 और लास्ट वाले में माइनस के 3 हुए हैं। तो अगर इसी तरीके से हम GOD में कर दें यहाँ पे, जो कि दिया हुआ है, आपने सवाल देख ही लिया है कि सवाल क्या है हमारे पास, BAG को ये लिखा हुआ है, तो GOD को कैसे संबंधित है इनसे। तो यहाँ पे 7 है, ये 15 है और ये कितना है 4 है। अगर इसी क्रम में हम जोड़ लें तो 7 में 4 जोड़ लें तो 11 हो जाएगा। दूसरे में भी अगर हम 4 ही जोड़ें तो 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। तीसरे में से अगर हम 3 घटाएं तो कितना हो जाएगा 1। ये कितना है 11 है, ये कितना है S 19 है, और ये 1 जो है वो क्या है A है, KSA। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर है, आंसर हुआ A। और चलेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए अब इस सवाल को ट्राई करिए। यहाँ पे क्या है दौड़ना और चलना, और आपको बताना उसी हिसाब से यहाँ क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, भारी वर्षा, बूंदाबांदी, धीरे धीरे चलना दौड़ना, और गोता लगाना तैरना। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, उछलना और सरपट दौड़ना। देखिए अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो चलने को अगर तेज़ी से किया जाए, तेज गति से, अगर तेज गति हो जाए, यहाँ पर गति जो हो तेज हो जाए, चल रहे हैं आप, और अगर आप तेज गति से चलना शुरू कर दें तो एक तरीके से वो क्या हो जाएगा दौड़ना। तो इधर इस चीज़ का बड़ा रूप है, चलना धीमा रूप है, और इधर क्या है थोड़ा तेज रूप है, या बड़ा रूप तेज रूप कहिए आप। तो बूंदाबांदी का तेज रूप क्या होगा भारी वर्षा, तो इस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। दौड़ने का धीरे धीरे दौड़ना तो बड़ा रूप हो नहीं सकता, या तेज तो हो नहीं सकता। तैरने का गोता लगाना भी नहीं है ना, इधर उल्टा लिखा हुआ है, जबकि हल्की चीज का ये तेज रूप है। तो उस हिसाब से जैसे इसका ये तेज रूप है, उस हिसाब से इसका ये तेज रूप है। तो इस हिसाब से सबसे बेहतर विकल्प हमारा ए है। और चलते हैं हम अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आकृति में यानी बॉक्सों में कुछ लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए, पढ़िए ना, समझने की कोशिश करिए कि आखिर है क्या। तो ध्यान से देखिए ONE, तो ये क्या है 1 है, THREE तो क्या है ये 3 है, तो FIV 5, तो ये विषम नंबर है, 1 और 2 3 और 2 5, तो अगला क्या होगा 7, और 7 को क्या कहते हैं हम 7। तो हमें मिल रहा है कहीं 7, तो B में मिल रहा है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी क्लियर है और आज की क्लास भी आपको जरूर पसंद आई हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। आज इतना रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।